फार्मास्यूटिकल है, एमिल This call फार्मास्यूटिकल is now being recorded. एमिल फार्मास्यूटिकल है और हिमालय फार्मास्यूटिकल है। ये जो जितने सेगमेंट हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां डायरेक्टली, आजकल हिमालयन न्यूट्रास्यूटिकल्स एक सेगमेंट आया है, सहस्त्र योगम करके एक सेगमेंट आया है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो डायरेक्टली पेशेंट कंडीशंस के बेसिस पे मेडिसिन बनाती हैं, जैसे कि बैकफो भी है या फिर जोएटिक भी है। ऐसी मल्टीपल कंपनीज हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो डायरेक्टली कंडीशन वाइज आपकी मेडिसिन आयुर्वेद के माध्यम से बनाती हैं। एग्जाम्पल देता हूं, न्यूरोग्रेक्स करके एक मेडिसिन है, सिफाग्लिन करके एक मेडिसिन है चरक फार्मास्यूटिकल की, जो कि माइग्रेन में डायरेक्टली एक्ट करती है। तो अगर पेशेंट हमारे पास आता है और जीपी के रूप में लेना चाहता है, तो ऐसे जीपी प्रैक्टिशनर्स को हमें तैयार करना चाहिए जो रूरल एंड सब रूरल एरियाज में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, और उनको फार्मास्यूटिकल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल के डायरेक्टली प्रोडक्ट्स वो अगर लिखते हैं, जैसे किसी को बुखार आया तो एफ्लूसिल-4 करके एक मेडिसिन आती है फ्रॉम द दूध पापेश्वर, उसको कंबाइन करते हैं सेप्टिलिन से, जिसके सेप्टिलिन जो आती है वो हिमालय फार्मास्यूटिकल से। इनको कंबाइन करके जो सर्दी जुकाम के जो पेशेंट आते हैं उनको इनिशियल लेवल पे कवर किया जा सकता है। जिसको कंटिन्यूसली जुकाम रह रहा है और पोस्ट नेजल ड्रिप चाहिए, तो वहां पर निल्सन करके एक मेडिसिन आती है जो कि एसजी फाइटो की है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में है तो न्यूरोग्रेक्स के साथ साथ में आप पेल्सिन्यूरॉन करके एक मेडिसिन है, उसे यूज करते हैं। ऐसे करके मल्टीपल जीपी प्रैक्टिस हम आराम से कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली पेशेंट की कंडीशन के वाइज डायरेक्टली मेडिसिन देने के लिए बताई गई है। दो, ये डायरेक्टली आयुर्वेद के ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें हेतु लिंग और औषधि के माध्यम से प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए ऑथेंटिक आयुर्वेदा क्लिनिक आप बना सकते हैं। लेकिन जीपी प्रैक्टिस आपके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत सूटेबल है, और साथ ही साथ आप आयुर्वेद की फील्ड नहीं छोड़ोगे। क्या हो रहा है, ज्यादातर डॉक्टर्स जो हैं, ज्यादातर वैद्य जो हैं, जो बन रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो सभी आयुर्वेद की फील्ड छोड़ के एक इजी मॉडर्न लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन जीपी प्रैक्टिस के माध्यम से उनको बहुत अच्छा एक सर्वाइवल रेट भी क्रिएट होगा, और बहुत प्रॉपरली उनकी प्रैक्टिस जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी, क्योंकि आजकल सोफिस्टिकेटेड जो मेडिसिन है वो WHO GMP सर्टिफाइड भी होती हैं, जैसे कि जेनोस्टियो करके मेडिसिन है, जंडू की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, रोमोर्थो गोल्ड ऐसी मेडिसिन है जो आपकी रोमेटोलॉजी कंडीशंस में भी, डिजेनरेटिव कंडीशंस में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके ऊपर आता है सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स। सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स में जैसे कि हमने रोमेटोलॉजी पे काम करना चालू किया, हम सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स उस पे चला रहे हैं, और सभी लोग रोमेटोलॉजी के जो सेगमेंट हैं, चाहे वो डिजेनरेटिव सेगमेंट्स हो, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी सेगमेंट्स हो, चाहे ऑटो इम्यून सेगमेंट्स हो, इन सारी सेगमेंट्स पे स्पेशलाइज ट्रीटमेंट करके उस स्पेशलाइज मेडिसिन के माध्यम से हम सब जगह पहुंचते हैं। उसी के बड़ा रूप देखें तो वो हॉस्पिटल बन जाता है, वहां आईपीडी फैसिलिटी है, जहां एनएबीएच एक्रेडिटेशन होने लगा है, बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो उनके इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें एक्सेप्टेबल होने लगी हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यानी कि अगर आपको एक फील्ड नहीं है, आपके पास कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जो कार्डियोलॉजी में काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो सीकेडी में काम कर रहे हैं, कुछ स्किन पे काम कर रहे हैं, ऐसे कंबाइन करके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी अब बनाए जा सकते हैं, जो कि पहले नहीं संभव थे। उसका कारण ये था कि इंश्योरेंस पॉलिसी और आईपीडी लेवल पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी 2014 के पहले नहीं थी। अब बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने आयुर्वेद को एक्सेप्टेंस दिया है, और आयुष के बाहर से भी, भारत के बाहर से भी आयुष वीजा लोगों को मिलने लगा है, जिसके बेसिस पे वो उनके ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज होने लगे हैं। मल्टी साइंस इंटीग्रेशन हीलिंग सेंटर्स, इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है कि ऐसे हीलिंग सेंटर जिसमें कि लोग अपने ऐसे सेगमेंट्स, मल्टी साइंस का मीनिंग ये है कि एस्ट्रोलॉजी को भी इंटीग्रेट करना, साथ ही साथ वास्तु को भी इंटीग्रेट करना। पेशेंट को कंप्लीट हील करने के लिए जो वैदिक कॉन्सेप्ट के जो साइंस थे उनको इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, बहुत सारे पेशेंट उससे हील होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको उनकी डायरेक्शन चेंज की जाती है तो हील होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें उनका इंटीरियर्स चेंज किया जाता है, उससे हील होते हैं। ये सेगमेंट को नॉन साइंटिफिक बताया गया, जबकि इसके पहले जो हमारे वैदिक कल्चर थे और जो हमारे गुरु शिष्य परंपराएं थी, जो हमारे गुरुकुल थे, उन सब में इसे साइंटिफिक अप्रोच में माना जाता था। विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। सिर्फ किसी भी चीज का विशिष्ट ज्ञान हो, जिसका एक सिस्टम डेवलप हो, वो वैज्ञानिक हो जाता है। इसे हमें गलत तरीके से बताया गया कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेगमेंट्स हैं या एस्ट्रोलाइंस हैं, उनको ही हम साइंस मानेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखिए नए नए साइंस के सेगमेंट है, एस्ट्रोफिजिक्स करके सेगमेंट्स का काम हुआ। तो एस्ट्रोफिजिक्स पहले तो अनसाइंटिफिक मानी जाती थी, अब उसे साइंटिफिक मान लिया गया।
स्टार्स के जो कैलकुलेशंस हैं, जो कॉस्मिक वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उसमें आयुर्वेद उसमें जितने भी वेदांत के सिद्धांत थे उनको माना गया, अब वो साइंटिफिक कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से बहुत सारे जो वैदिक कल्चर के जो साइंस है उनका इंटीग्रेट करके हम बहुत सुंदर हीलिंग सेंटर्स बना सकते हैं, और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी होती है। जैसे हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी को हम लोग अपने सेंटर्स में इंटीग्रेट करें, उसी तरीके से वास्तुशास्त्र को भी करें, उसी तरीके से जो दिशा शास्त्र है उसको भी करें, नाड़ी शास्त्र है उसको भी करें। ये सारे जो सेगमेंट है उनको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसके हीलिंग रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी वेद के ऊपर लिखी गई जितने भी साइंस हैं वो एक दूसरे से इंटीग्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पीछे का जो विजन है या फिलॉसफी है वो दर्शन शास्त्री है, और वो दर्शन शास्त्र कॉमन होने की वजह से आयुर्वेद से उसे इंटरलिंक करना, इंटीग्रेट करना आसान है। इंटीग्रेशन की जो अभी तक जो थॉट प्रोसेस है वो गलत तरीके से ऐसी बताई गई है कि इंटीग्रेट आपको करना है तो होम्योपैथ से करिए, एलोपैथ से करिए। ये जो पैथोलॉजिकल सेगमेंट है, जो अलग अलग पैथीज है, उनका इंटीग्रेशन जो करा जाता है वो एक्चुअली सही नहीं है। जैसे हम लोग भी आउट ऑफ इंडिया इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग वहां के लाइफ साइंसेस के सेगमेंट, न्यूरोलॉजिकल साइंसेस के सेगमेंट, इनके साथ इंटीग्रेट करके काम शुरू करते हैं, ना कि हम लोग डायरेक्टली पहले एलोपैथ से करते हैं। वहां का मॉडर्न साइंस के साथ में हमारा इंटीग्रेशन है, लेकिन इंटीग्रेशन वहां पर सिर्फ डायग्नोस्टिक टूल्स के सपोर्ट के लिए है, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए है। इससे ज्यादा हम लोग इंटीग्रेट मतलब दो मेडिसिन को इंटीग्रेट करके ट्रीट नहीं करते। कुछ केसेस में हमें ये इंटीग्रेशन जो है मॉडर्न साइंस से करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए मॉडर्न साइंस के डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। वो पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम इंटीग्रेशन की हमेशा चलती रही। वेलनेस सेंटर, अभी जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने वेलनेस सेंटर्स के बारे में बहुत बात करी। ऐसी पूरे वर्ल्ड में वेलनेस सेंटर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी आप सोशल मीडिया में कल से एक प्रस्तुति देखेंगे। 6 तारीख को हम लोग साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड में एक होलिस्टिक सेंटर एंड वेलनेस सेंटर को क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर टी मेडिटेशन, सी मेडिटेशन, ऐसे मल्टीपल मेडिटेशंस के साथ साथ में आयुर्वेद अंडरस्टैंडिंग, आयुर्वेद पंचकर्म थेरेपीज, इसके वेलनेस सेंटर को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। और वो एक प्रॉपर रिसोर्ट के फॉर्मेट में है, जहां पर सिर्फ वेलनेस के लिए उसे वहां पर लोगों को वेलकम किया जाएगा। उनका फूड वेराइटी वैसी रहेगी, उनकी क्लोथिंग वेराइटी वैसी रहेगी, साथ ही साथ उसमें जितनी भी चीजें सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी उनके प्रोग्राम्स बनेंगे वो एक वेलनेस को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। उसको जो भी चीजों की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी जाएगी वो भी वेलनेस से लिंक करके करी जाएगी। वैसे ही भारत में मल्टीपल वेलनेस सेंटर बनाए जा सकते हैं। अब पेशेंट्स की अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो डाइट के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है, वो लाइफस्टाइल के प्रति अवेयर हो चुका है, क्योंकि यंग एज में भी बहुत सारे ऐसे सीवियर कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि हार्ट अटैक बहुत जल्दी होना, ऐसी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आ रही है। एकेडमिक जोन, अब किसी को बहुत ज्यादा एकेडमिक में इंटरेस्ट है तो हमारा सेकंड स्कोप होता है एकेडमिक। जैसे कि बहुत सारी वर्कशॉप्स ली जा सकती हैं, अपने एकेडमिक सेगमेंट को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, शास्त्र को जैसे डिकोड किया जा सकता है। इसका बहुत बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल है वैद्य अभिजीत सराफ सर। वो लगातार अपने एकेडमिक जोन को किस तरीके से शास्त्र को डिकोड करना है उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रैक्टिशनर्स भी इसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एकेडमिशियन अगर इसको लेकर चलेंगे कि कैसे शास्त्र को एक्चुअली पढ़ना चाहिए, कैसे रीड आउट करना चाहिए, उसके बेसिस पे जब आपके पब्लिकेशंस क्रिएट होंगे, जर्नल्स में उसकी बातें होंगी, तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो अंडरस्टैंडिंग है शास्त्र की, वो ज्यादा बढ़ेगी। और एकेडमिक एक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे से आनी चाहिए। शास्त्र को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए एकेडमिशियन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी भी लिटरेचर क्रिएट होंगे अगर वो ऑथेंटिक होंगे तो पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग टूल जो है वो एकेडमिक एस्पेक्ट है। अगर हमारा एकेडमिक जो नॉलेज है वो अगर बहुत स्ट्रांग होता है तो प्रैक्टिस में भी उसकी इंपॉर्टेंस होती है और बिजनेस में भी उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। सोशल सोशल नेटवर्किंग साइट्स, अभी एक बहुत बड़ा सेगमेंट क्रिएट हो गया है कि आपके यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम कंटेंट, ब्लॉग राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये भी एक बिजनेस क्रिएट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब आप एक इनिशियल लेवल पे रहते हैं और आपके पेशेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, तब आप सोशल मीडिया पे जब बहुत अच्छी चीजें शुरू करते हैं तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाता है, और वो स्ट्रेंथ जो है वो आपको ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट करती है। अगर आपका यूट्यूब अप्रोच बहुत ज्यादा अच्छा है, इंस्टाग्राम कंटेंट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ऑथेंटिक है, उसकी रीडिंग हो गई है, तो आप ग्लोबल लेवल में सबसे आसान तरीका है पहुंचने का
और सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है वो है सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया में लगातार अच्छे कंटेंट्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसके माध्यम से भी एक सेकेंडरी इनकम तो आएगी, लोग आप तक अप्रोच करेंगे और आपकी डिमांड हर लेवल पे पहुंचेगी। कई बार इस छोटे से सोशल मीडिया के सेगमेंट के थ्रू लोगों के लाइव कोर्सेज एंड लाइव शोज क्रिएट होने लगते हैं जिसमें वो आयुर्वेद और वेलनेस की इंडस्ट्री और उनके रिगार्डिंग बात करने लगते हैं, और वेलनेस इंडस्ट्री भी उसे वेलकम करती है और बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स को उनके थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। ये दोनों साइड की सिचुएशंस होती हैं। एक बार जब आप अपना काम करना शुरू करते हैं और आप लोगों तक पहुंचना चालू करते हैं, जैसे हमने बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब में डाले, उसी तरीके से इंस्टाग्राम में हम लोग ने छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू उसमें पहुंचना चालू किया। रोमेटोलॉजी को अगर हमने कोशिश करी तो सोशल मीडिया हमारा बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा है, लेकिन उसके कंटेंट कैसे होने चाहिए उसके हिसाब से कंटेंट राइटर अगर आपके बहुत स्ट्रांग है तो उसके बेसिस पे भी काम होता है। जैसे हम एक बहुत ही आसान और जो हमें लगता है वो सोशल मीडिया में जो पुट करते हैं उसे ना करके ऑथेंटिक रूप से अपने आप को एकेडमिकली स्ट्रांग करते ग्रंथ के अच्छे सेगमेंट को प्रॉपर कंटेंट से के थ्रू अगर हम पहुंचाएंगे तो लोगों पे ज्यादा अच्छी अप्रोच भी रहेगी और लोग ज्यादा अच्छे तरीके से आयुर्वेद को ग्लोबली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा जो वीक सेगमेंट है वो हमारा फार्मास्यूटिकल है। सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो आयुर्वेद के न्यूट्रास्यूटिकल फूड सेगमेंट एज वेल एज कॉस्मेटिक सेगमेंट्स है। उसके बाद आती है वेलनेस इंडस्ट्री जिसमें सर्विसेज आती हैं। सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो कॉस्मेटिक एंड फूड इंडस्ट्री का है। न्यूट्रास्यूटिकल्स पे हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना अभी चालू रखना चाहिए, फूड क्वालिटी बहुत अच्छे से, और सुबह से शाम तक आयुर्वेद कितनी बार हम टच करते हैं और लोगों तक हम कहां तक पहुंचाते हैं, वो सुबह से उनकी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट की जो सेगमेंट है वो उसमें वो आयुर्वेद कितना यूज करता है। दिनचर्या की जितनी भी चीजें हैं, सुबह उठने की जो हमारी किट्स हैं, जो बाथिंग, जो हमारी ब्रशिंग किट है, जो हमारी नस की किट है, गंडूश की किट है, उसके साथ साथ में हमारी जो ऑयलिंग किट है, उसके बाद हमारे बाथिंग किट है, और साथ साथ में स्लीपिंग किट है, सारी चीजें, क्लोथिंग किट, ये सारी चीजें एक बड़ा मार्केट बन सकती हैं। अगर आपको लगता है कि सुबह से शाम तक जितनी भी दिनचर्या की चीजें लिखी गई हैं उन सबकी अगर आप किट प्रोवाइड कर रहे हैं तो दिनचर्या किट आपकी बहुत प्रॉपर बन सकती है लोगों में। उसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई विरोध नहीं है। अगर आप पूरे विश्व में भी इसको सेल करना चाहें, वर्ल्ड में भी सेल करना चाहें, हर एक कोने तक पहुंचाना चाहें, तब भी विरोध नहीं है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा विरोध है, बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, उसकी कंडीशंस है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, नई चीजें शुरू करना चाहते हैं, तो दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से सीजनल और दो ही सेगमेंट को पकड़कर चलें, दिनचर्या और ऋतुचर्या। तो दिनचर्या में आपकी जितनी भी चीजें सुबह से रात तक आती हैं उसके जैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग अगर आप करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मार्केट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि लोग सुबह से रात तक की चीजों को लेते ही हैं और उसकी इंडस्ट्री बनी हुई है। आपको सिर्फ उस इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट्स को एंटर करना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड कंटेंट को इस तरीके से प्रस्तुत करना है कि सुबह से शाम तक अगर आप ये चीजें यूज करेंगे, उसके साथ साथ में उसके एजुकेशनल सेगमेंट, कितने बजे उठना चाहिए, किस तरीके से सोना चाहिए, वाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ ब्रश, वाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ टूथपेस्ट, वाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ बाथिंग मटेरियल, दैट लिटरेचर बार बार जब हिट करेगा तो लोगों की आयुर्वेद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। इसमें फूड सेगमेंट में घी का इंटेक, शहद का इंटेक, हनी, इट मींस घी एंड हनी, ये जो ऐसे सेगमेंट्स हैं जो रोज लोग ले सकते हैं, उन सेगमेंट्स के भी आप अच्छी तरीके से मार्केटिंग करके और एक बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो आया है पंचकर्मा के इंस्ट्रूमेंट्स की भी बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। क्रियाकल्प मॉडर्नाइजेशन मतलब कि जितने भी आपके डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनकी एप्स का डिजाइन करना। इनोवेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स, इसको भी चालू करा। अलग अलग डायग्नोस्टिक टूल जो हमारे पास आयुर्वेद में नहीं थे, नाड़ी तरंगणी जैसे ऐसे सेगमेंट्स है। हॉस्पिटल के, आयुर्वेदा हॉस्पिटल की सप्लाई चेन यानी कि उनको बनाना कैसे है, उनके एसओपीज कैसे हैं, उन्हें एनएबीएच कैसे लाना चाहिए, उसमें हॉस्पिटल के सामान कहां से मिलेंगे, इनकी काउंसलिंग सेगमेंट भी। इनका वन ऑफ द वंडरफुल सोल्यूशन आयुर्वेद आयुर्ग्रिड के माध्यम से आपको मिलेगा। इन सबके कॉम्बिनेशन, सारी चीजें की डिटेल्स भी आपको उसके थ्रू मिलने लग जाएंगी। आयुर्वेद आहार आजकल का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। हाउ टू ओपन द आयुर्वेदा रेस्टोरेंट, आयुर्वेदा डाइटेक्स, आपको किस तरीके से सुबह खाना चाहिए, शाम को खाना चाहिए, पूरे दिन के मील के सेगमेंट्स को उसे किस तरीके से आयुर्वेद ने बताया है, और फूड आर्टिकल्स किस तरीके से, उसमें कौन कौन से फूड आर्टिकल्स लेने चाहिए आपकी कंडीशन और बॉडी टाइप के हिसाब से। ये सारे जो कस्टमाइज सोल्यूशंस हैं, ये हमें अगर हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन दें
चाहे वो ऑफलाइन दें या फिर आप इसकी क्लिनिक खोलें या फिर एक रेस्टोरेंट के साथ में एक पोर्शन चालू करें जिसमें आपकी एक स्पेसिफिक कंसल्टेशन चालू हो। वो भी एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है और ये बहुत ज्यादा डिमांड में आ सकता है क्योंकि अब सभी लोग हेल्दी चीजों की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके रेस्टोरेंट में आप एक काउंसलर के रूप में हैं, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट मुझे क्यों ध्यान में आया, मैं पुणे में स्टूडेंट लाइफ में था और एक हमारे यहाँ एक सरदार जी थे, वो एक रेस्टोरेंट चलाते थे। उसका कारण क्या था, सरदार जी जो थे वो हमारी बॉडी टाइप और कंडीशंस के हिसाब से हमें सजेस्ट करते थे कि आप ये चीजें लीजिए। अगर आपको जुकाम है तो बेटे जी उस दिन जो है वो आप ककड़ी मत खाइए, उस दिन आप प्याज मत खाइए। वो इंस्ट ऐसे करके चीजों से तासीर के हिसाब से, जिसे प्रकृति कहते हैं, उसके हिसाब से हमें बार बार चीजों को कौन सी चीजें नहीं खानी और कौन सी चीजें खानी है उसे एक जनरल एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते थे। तब मुझे दिमाग में आया कि हम आयुर्वेद के जो लोग हैं वो इन रेस्टोरेंट बिजनेस में उनके साथ कोलैब कर सकते हैं। तब हमने उन्हें बताना शुरू किया कि आयुर्वेद में ऐसा लिखा, तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आया। उन्होंने उस आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को वैसा बताना चालू किया। अभी मैं किसी शो में देख रहा था तो एक कोई शेफ है जो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को, पानी कब पीना चाहिए, अभी कपिल शर्मा शो में उनको इनवाइट किया गया था, उन्होंने बस यही यही उस चीज को बताया कि पानी जो है वो भोजन के बीच बीच में पीना चाहिए, खाने के बाद में नहीं पीना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आयुर्वेद में आए हैं, ये लोगों तक पहुंचाने का काम अगर आयुर्वेद के वैद्य करने लग जाएं और साथ ही साथ अपनी फूड इंडस्ट्री क्रिएट करें तो ये भी एक बड़ा सेगमेंट होगा। मैं ये बात को इतना एम्फेसाइज करके इसलिए बोल रहा हूं, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में 69% फीमेल्स हैं और जिन्हें फूड बनाने और सर्व करने की बहुत अच्छी हैबिट भी होती है, नॉलेज भी होता है, और इंडियन कस्टम्स के हिसाब से फीमेल्स को इसका नॉलेज ज्यादा होता है और उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा रहता है। तो इन सेगमेंट्स में जो हमारा 69% क्राउड है जिसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उसे ज्यादा हमें प्रोडक्शन में लाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश में ही लाना चाहिए कि जो आयुर्वेद की फीमेल वैद्यास हैं वो ज्यादा से ज्यादा फूड इंडस्ट्री में एंटर करें और लोगों को एजुकेट करें। ऋतुजा दिवेकर करके मैम है जिन्होंने काम शुरू किया आयुर्वेदा डाइटिक्स में, जिसका नाम आयुर्वेद डाइटिक्स ना रख के उन्होंने वैदिक कल्चर डाइट रखा, जिसमें गाय के घी को किस तरीके से लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, उसका लिटरेचर तैयार किया, उसकी बुक्स तैयार करी और जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी वो वैदिक डाइटिशियन बनी। वैदिक डाइटिशियन होने की वजह से उनको जितना भी वैदिक फूड कल्चर है वो किस तरीके से पेशेंट को हेल्थ में रहेगा, जिसे सुबह 10 बजे खाना, शाम को 6 बजे खाना, सनराइज और सनसेट के हिसाब से डिजाइन करके फूड देना, ये ऐसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद के, उनको उसे देना शुरू किया। भोजन मंत्र कैसे होना चाहिए, अजलपन, अहसन, तन्मना, भुंजता, भोजन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में भोजन खाना चाहिए, सबके बारे में बहुत डिटेल अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में दी हुई है। उस मेथोडोलॉजी को लोगों तक पहुंचा के डीकोड करके लोगों तक पहुंचाना और उसमें एजुकेट करना, ये सेगमेंट बहुत ही कम आयुर्वेद में हुआ है। सभी लोग एक होड़ में कि सिर्फ क्लिनिक चालू करनी, क्लिनिक चालू करने से भी ज्यादा फूड सेगमेंट्स में, फूड हीलिंग सेगमेंट्स पे हमें बहुत बड़ा एक बिजनेस और इंडस्ट्री है। आप सोचिए किसी ने 100 साल पहले जब कोई आयुर्वेदा रेस्टोरेंट मतलब किसी भी रेस्टोरेंट कल्चर नहीं था, तब उसने रेस्टोरेंट कल्चर कैसे चालू किया होगा 100 साल पहले। 100 ईयर्स पहले लोग तो घर के बाहर खाना ही नहीं चाहते थे, अभी आप सोचिए 50 साल पहले नहीं चाहते थे। 100 ईयर्स के पुराने रेस्टोरेंट चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि पहले 100 साल पहले से लोगों को सर्व कर रहा है फूड। कैसे चालू किया होगा उस टाइम, क्या बिजनेस प्रपोजल रहा होगा, क्या बिजनेस कॉन्सेप्ट रहा होगा। बस ये रहा होगा कि जब हम डिमांड क्रिएट करेंगे तो लोग आके उससे खाना चालू करेंगे, लोगों को टेस्ट चाहिए, लोगों को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके बेसिस पे वो बिजनेस शुरू हुए। इन द सेम वे जैसे कुजीन है उसमें से कौन से रॉन्ग कुजीन है, आयुर्वेद के हिसाब से कौन से यस है, उनके किस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए, वो चीजें हमें मार्केट को बहुत बड़ा एक सेगमेंट लैकिंग है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, जिसे अभी फिल किया जा सकता है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद वैद्य होते हैं जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से होता है, लेकिन उसे वो छोड़कर शहर की तरफ भागना चाहते हैं, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग, आयुर्वेदा हर्ब कल्टीवेशन, सप्लाई करना बड़ी इंडस्ट्री को, स्पेशल हर्ब्स को बनाना, हेम्प की इंडस्ट्री को डेवलप करना, ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके बारे में डिटेल हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड देता है और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से कनेक्ट करके
हमको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में उसका यूटिलाइजेशन करते हुए अपनी फैमिली की जिनकी एग्रीकल्चर हिस्ट्री है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की हेल्प लेते हुए उसे आयुर्वेद में टर्न अप करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे बहुत बड़ा बिजनेस आपका डेवलप हो सकता है। हमें डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयुर्वेद उसमें सोचना चाहिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। मेडिकल काउंसलिंग आजकल बहुत सारे सेगमेंट्स में आ गई है, सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, स्पिरिचुअल बैलेंस कैसे करना है, साइकोलॉजिकल बैलेंस कैसे करना है, वो क्या सोचता है, किस तरीके से चलता है, ये सारी चीजों को हम अगर पेशेंट तक पहुंचाते हैं तो हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आउट ऑफ इंडिया में साउथ कोरिया में वर्क करता हूं, वहां पर देखता हूं कि जब हम स्पिरिचुअल हीलिंग साइकोलॉजिकल हीलिंग की बात करते हैं, पेशेंट उसे अंडरस्टैंड करते हैं, पेशेंट चाहते हैं कि उसकी बैलेंसिंग हो। मैं वहां पर कैंसर पेशेंट्स को भी देखता हूं, तब भी वो उस बात की अंडरस्टैंडिंग करते हैं और उसमें बहुत बेनिफिट होता है। अभी एक जो बड़ी इंडस्ट्री है जिसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं ले रहा है आयुर्वेद में, वो है स्पोर्ट्स मेडिसिन इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रिवेंशन लेवल पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि उनके यहाँ पर डोप टेस्ट में नहीं आती, जो सिंगल हर्ब्स के ऑयल हैं, जैसे निर्गुंडी का तेल, अश्वगंधा का तेल, ये जो बाहर के रूप से उनकी स्ट्रेंथ को जो इम्प्रोवाइजेशन करता है, क्योंकि जितना ज्यादा पेशेंट स्पोर्ट्स में रहेगा उतना उसका वात प्रकोप होगा, और उस वात प्रकोप की चिकित्सा है स्नेहन स्वेदन मृदु संशोधन। तो स्नेहन स्वेदन को करना और किस तरीके से उसे प्रिवेंट करना है इंजुरीज से, उसकी स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करनी है उन सेगमेंट्स में। अगर उसे इंजुरी हो ही गई तो रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से उसे कैसे करना है, उसे डिटॉक्स करके हमेशा फिट रखने की जो प्रोसेस है, लॉन्जिटिविटी के जो सेगमेंट है उसमें पंचकर्मा का सेगमेंट आता है। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आप महाकषाय को देखेंगे तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 में महाकषाय के बारे में बहुत सारा रेफरेंस है, और उन महाकषायों में आप देखेंगे तो वहां आया है प्रजा स्थापन, ऐसा चीजें जो आपको एक लेवल पे रोक सके, यानी कि आपकी जो एजिंग है, एंटी एजिंग के सेगमेंट्स को वो काम करता है। वैसे ही है वेदना स्थापन। अब ऐसी मेडिसिन है जिसमें एक बात आपको बस स्पोर्ट्स मेडिसिन में काम करते हुए ध्यान रखनी है, जो मेडिसिन की लिस्ट, जो हर्बल मेडिसिन की लिस्ट भी उनके डोप टेस्ट के लिए नेगेटिव है, उन बस को आपको एक्सक्लूड करना है और महाकषाय के अध्याय से निकाल के उन मेडिसिन को उससे ज्यादातर देना चालू करना है जो उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप कर दे और उसकी जो कैपेसिटी है, जो स्पोर्ट्स कैपेसिटी है उसको बढ़ाए। ऐसी चीजों के साथ साथ में, जैसे कि च्यवनप्राश भी अगर आपको देखना है तो आप अमृत भल्ला तक को भी दे सकते हैं, जो मेडिसिन उसमें डोप टेस्ट में नहीं आएंगी उसको आपको यूज करना है। दूसरा, जब आप ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन कर रहे होंगे तब सारी मेडिसिन को उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो स्पोर्ट्स पर्सन उस टाइम के लिए ऑफ पे होगा, तब उसका डोप टेस्ट नहीं किया जाएगा, तब उसे रिहेबिलिटेट करके ठीक करना है, और वो ठीक होने के बाद वापस जब जाएगा तो उसको डिटॉक्स करना है। तो पंचकर्मा का यूटिलाइजेशन हम वहां करते हैं। बस्तियों का यूटिलाइजेशन बहुत ही मिराकुलस रहता है। यापन बस्तियों का रेफरेंस चरक सिद्धि स्थान अध्याय 12 में आया है। वहां पर ऐसी बस्तियां हैं जो शरीर की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा डेवलप करती हैं। उनके यूटिलाइजेशन के बेसिस पे ही कुछ पैकेजेस तैयार आप कर सकते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन के, और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आप आराम से अपना एक सेगमेंट शुरू कर सकते हैं। सारी स्पोर्ट्स के जितने भी साइज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहां आप अपने प्रपोजल को भेजिए, और अगर आप स्पोर्ट्स खुद भी खेलते हैं तो उन चीजों के यूटिलाइजेशन करके ज्यादातर स्पोर्ट्समैन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपकी स्पोर्ट्स की स्टेट की स्पोर्ट्स टीम होंगी, उनके भी रिहेबिलिटेशन के लिए बात कर सकते हैं, ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट भी कम है, डिटॉक्स मेथड भी है, और एक बहुत कम स्पेस में आप इसको शुरू कर सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी की यूनिट्स वहां पर चालू रहती हैं। उसी तरीके से हर्बल सप्लीमेंट्स आजकल बहुत ज्यादा आने लगे हैं। सिंगल हर्ब्स को, एक्सट्रैक्ट्स को मैं हमेशा विरोध करता हूं, हमें एक्सट्रैक्ट ना करके एक कंप्लीट मेडिसिन सेगमेंट्स चालू करना चाहिए। कंप्रेस टैबलेट्स को हमें पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो सिंगल हर्ब्स की क्यों ना हो। ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा और गिलोय, गुड़ुचि और हरिद्रा, ये बहुत ज्यादा मार्केट में बाहर चलती हैं, और आपको इसको यूटिलाइजेशन सिंगल हर्ब्स को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। अभी जो हम लोग ने अब्रॉड में काम करना शुरू किया, हमारा एक एमओयू कंडक्ट हुआ 2 साल पहले वेलपाक हॉस्पिटल के साथ में, जो कि 1 साल से रिसर्च सेगमेंट पे काम कर रहा है, कैंसर पेशेंट एंड पैलिएटिव केयर के एक्सटर्नल थेरेपीज इन आयुर्वेदा पे। फिर हमने एक लाइफ साइंसेस की जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिस्ट,
ग्वांगजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके साथ काम करना शुरू किया। वहां पर हमने डिमेंशिया और एल्जाइमर पर रिसर्च चालू करी, और वहां के जो केसेस हैं उनके अब हमने कुछ ऐसे बायो मार्कर्स वहां पर निकाले हैं, जिसके माध्यम से हम आयुर्वेद की जो मेडिसिन है उसको देते हुए उन बायोमार्कर्स के चेंजेस को देखते हुए हम काम करना शुरू करेंगे। जिस प्रकार पिछला नोबेल प्राइज जो है वो अपतर्पण चिकित्सा यानी कि लंघन पे मिला, उसी तरीके से आप फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें सारे रिसर्चर्स हैं, ये सारे रिसर्चर्स उसमें ग्रहण पे काम करने के लिए हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं, लाइफ साइंसेस के भी साइंटिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो एलोपैथ सेगमेंट्स के हैं, और इन सारे लोगों के साथ मिलकर हम लोग एल्जाइमर एंड डिमेंशिया के ऊपर काम करते हुए ब्रहण चिकित्सा, जो वात प्रकोप होता है उसके अगेंस्ट में ब्रहण चिकित्सा गोघृत के माध्यम से कैसे हो सकती है, इसका प्रोटोटाइप हमने तैयार किया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। बाकी वेलनेस इंडस्ट्री के लिए यंगडॉक के साथ एक जो गवर्नमेंट है उसमें हमारा एमओयू साइन हुआ है कि वेलनेस इंडस्ट्री को जीरियाट्रिक लेवल पे काम करना शुरू होगा। उसके बाद की जो फोटोग्राफ है वो हमारा पंचकर्म सेटअप है, वहां पर जो एक्सटर्नल थेरेपीज, एक वेलपाक सिटी हॉस्पिटल यानी कि एक एलोपैथ हॉस्पिटल के अंदर हमने एक पंचकर्मा सेटअप चालू किया है, जहां पर हम कंटिन्यूसली एवरी डे एवरेजली 12 पेशेंट को हम थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, जो कैंसर एंड नॉन कैंसर सिचुएशन के रहते हैं, जिसमें 6 पेशेंट जो रहते हैं जो कैंसर के रहते हैं, जिनमें हमारी रिसर्च चल रही है कि वो पैलिएटिव केयर में कैसे रिजल्ट आएंगे, जिसका पेमेंट्स भी होता है। और साथ ही साथ ये जो लास्ट वाली आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें हमें एमओयू हमारा साइन हुआ है एक वेलनेस विलेज बनाने के लिए, एक पूरा जो इसमें जो पीछे आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है ये गेट है वेलनेस विलेज का। हम यहाँ पर वेलनेस एंड ऑथेंटिक आयुर्वेद किस तरीके से सर्व हो इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा एक आयुर्वेदिक विलेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम आयुर्वेदा म्यूजियम और धन्वंतरी टेम्पल और ऐसे बहुत सारी एक इंडस्ट्री क्रिएट करना शुरू कर चुके हैं। कंक्लूजन ये है कि हमें स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा चालू करना चाहिए। एक एक इंडस्ट्री को भी अगर हमने पकड़ा, जैसे हमने आयुर्वेदा रोमेटोलॉजी को काम करना शुरू किया था, एक एक बोन को पकड़ना शुरू किया था, एक एक जॉइंट को पकड़ना शुरू किया, इसके बेसिस पे हम एक आयुर्वेदा रोमेटोलॉजी का एक पूरा स्केलेटन पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में शुरू कर सकते हैं, अगर हमारा एसओपी ऑथेंटिक है। इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिक होना, कंसिस्टेंटली एक ही चीज पे लगे रहना, तब हमें सफलता मिलती है। न्यू अपडेट्स को लेते रहना कि पूरे मार्केट में क्या चल रहा है, और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को करते रहना, यही हमारा एक उद्देश्य रहा है। ये हमारी टीम है जो धर्म आयुर्वेद की है, ये हमारी पूरी टीम जिसमें लगातार डॉक्टर्स अपने प्रैक्टिस में भी उतरते जा रहे हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी हैं। ये सभी लोगों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हमें दिखता है, और कंबाइंड इफेक्ट के कारण हम पूरे ग्लोबल इम्पैक्ट में पहुंच पाए। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ यशार्थ की टीम का भी और आयुर्वेद का भी, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और मैं आप सभी के सामने पहुंच पाया कि इंडस्ट्री में किस तरीके से हमें एंटर करना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम द साइड ऑफ धर्म आयुर्वेदा अकेडमी एंड अवर धर्म आयुर्वेदा फार्मा। Thank you so much for giving me this platform for the Ayurved team as well as Yasharth Ayurveda Foundation. And if any questions are there, we can conclude in 10 minutes. On behalf of the team Ayurved and all the participants, I would like to thank you, sir, for valuable time and support. Your insights were very truly valuable that left a lasting impact. Thank you so much, sir. So if you Thank you so much, any questions, questions are open. You can have a question. Is there any question? Yes, Nehal ma'am. What's your question? हेलो जी नमस्ते। हेलो गुड इवनिंग सर। सर आपने एक टॉपिक रेज किया आयुर्वेद आहार के ऊपर, राइट? तो इसमें मेरा कंसर्न ये है, क्या इसमें जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में सब कॉर्पोरेट और इसमें ज्यादा है, और वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है खाने पीने की, तो क्या इसको सर टिफिन बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करा जा सकता है आयुर्वेद को? बहुत ज्यादा। आपको मैं एक
यस, आपको एक एग्जांपल देता हूँ. दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन और इसका आंसर ऑलरेडी दिया था. श्री आयुर्वेदा करके साउथ कोरिया में हमारा कोलैबोरेशन है, श्री आयुर्वेदा. उनसे हमारा कोलैबोरेशन ये था कि जितनी भी इंडस्ट्री है जहां पर लोग लगातार घर से बाहर रहते हैं, तो टिफिन सेगमेंट पे फ्रेशली टिफिन प्रोवाइड करना 2 टाइम पे, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा बिजनेस मॉडल है. अगर आप सुबह जब वो लोग पहुंचते हैं 11 बजे, अगर उन्हें लंच मिलता है और 6 बजे मिलता है, और कंपनीज में आप इस तरीके का कल्चर क्रिएट करवाते हैं. बहुत सारी कंपनियां रेडी हैं इस चीज के लिए. जैसे कि जैन जैन कम्युनिटी की जितनी भी इंडस्ट्री है, वो 11 बजे और 6 बजे के लिए फूड के लिए बिल्कुल रेडी है. तो 11 o'clock और 6 o'clock अगर हम फूड प्रोवाइड करते हैं उसे फ्रेशली, और वो 1 घंटे का जो ब्रेक है उसमें अगर उसे फ्रेश फूड प्रोवाइड होता है, मल्टीपल डिजीजेस विच आर रिलेटेड विद द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, उसको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. साथ ही साथ उसके डायबिटिक कंडीशन, थायराइड कंडीशंस में भी बहुत इंप्रोवाइजेशन होंगे. दिस इज वेरी नाइस थॉट. आपका नाम क्या है? सर मान्या दीक्षित. ओके, मान्या जी, इसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है एंड यू कैन वर्क ऑन दैट. और बहुत इंडस्ट्रीज इसमें वेलकमिंग जोन पे हैं, क्योंकि फूड एक ऐसा सेगमेंट है, अगर आप उसे एज अ डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे और आपके साथ में चीजों को रहेगा, और उन चीजों को अगर आप उसे इतना ज्यादा कस्टमाइजेशन पे भी मत जाइएगा. एक बेसिक फूड भी अगर आपने प्रोवाइड करना शुरू किया, तो भी वो इंडस्ट्री आपकी ग्रो करना शुरू होगी. और उसके बाद आप इसमें सेकेंड स्टेप ये कर सकते हैं कि कस्टमाइजेशन ऑफ द फूड, जो आपके काउंसलिंग के बेसिस पे होगा. किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, जब आपकी इंडस्ट्री थोड़ी ग्रो हो जाए, तब आप उसे स्पेसिफिक फूड प्रोवाइड कर पाएंगे. जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर. Sir, Dr. Meenakshi Pillai ji का क्वेश्चन है, which company medicines of Ayurveda is allowed in abroad? No companies. Actually, only Himalaya is having many segments and ML Pharmaceutical is having many segments. Okay, sir. Sir, one more question is there from Dakshita Gangwar. I am in second professional of BMS and really interested in research program of Ayurveda. Can I join it? Right now, you cannot join because that needs a basic research segment, which you will get in final year. Final year, you will get the basic knowledge about the research. After that, you can definitely join after the completion of the final year and internship. Okay. So one more question is from Suyash Chinchale. In which country we can practice Ayurveda? In USA also you can start practice. In Australia you can start. In Germany you can start. And in Dubai you can start. Dubai is having legal license. Australia is having legal license. One more question is from Swati Nogin. Sir, I want to know, is Ayurveda recognized as a degree in abroad? No. So I guess there's one more question. Sir, I want to ask about cosmetology. Are there any reputed organizations that provide Ayurveda plus cosmetology course or to provide a diploma in Ayur Cosmo? Only Kesha Ayurveda is having only certificate course. Diploma course are not there. RAV certification courses are there. Diploma courses are not there right now. Only some diploma courses are on the skin disorders, not on cosmetology, is started in Bharati Vidyapeeth as well as NIA, Jaipur. Okay. So we'll take the last question of the session. How Yes, ma'am. can one balance traditional Ayurvedic formulation with modern consumer preference? And this is question from Avantika. Okay. Actually, this you should not worry about that, because you can start your Ayurveda practice, and how to balance it, that is not needed. Sometime it is needed if the patient is having they are taking mandatory medicine about the hypertension as well as the thyroid. Then you should take a 1 hour gap so that drug interaction should not happen. That in that way you can balance. But for many situations you have to understand differently, because that is a personalized science. Na? So on the basis of the patient, you have to understand how to balance the allopathic medicine and Ayurveda medicines. So one more question is there. Okay, there are some more questions. So may I speak? Yes, please. Yes. So do we need to pursue any other Ayurveda dietitian course along with
Ayurveda so that we can practice Ayurveda dietetics in enhanced form? A- Actually, it is not needed, but actually, if you want to enhance your knowledge, definitely NIA is having specific course on dietitian, then that you can do. But what I suggest, you should read more Granth and more in practice. Then, on the basis of BMS degree, also you can start your practice about the dietitian. But if you want to gain a degree or diploma, especially diploma, then you should go for NIA is having specific dietitian course that you can definitely add on in your degree. Okay, sir. Sir, for the Good question, evening, sir. yeah. Can I ask May, one? hello? Can I ask one question, please? Actually, I guess, okay, we can take two more questions only. Sir, can we take? Yes, last 1 minute. Anyone can speak. सर Yes. मतलब हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसा आपने बोला दिनचर्या ऋतुचर्या के लिए तो जी। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि हम उसे कमर्शियली सेल कर सके इस तरह से उसके लिए क्या स्टेप है इसमें? नहीं, उसके लिए एक बहुत इजी सेगमेंट हो गया कि आपकी अपनी एक छोटी सी कंपनी आप लॉन्च करें। अगर आप थर्ड पार्टी बनवाना चाहें तो थर्ड पार्टी बनवा लें कि कोई और आपको बनाकर दे दे आपके इंग्रेडिएंट्स एंड सेगमेंट्स को। इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट करना चालू करें, लेकिन आपकी कंपनी रजिस्टर होना चाहिए, जीएसटी नंबर आना चाहिए, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है उसकी जहां से आप मेडिसिन बनवा रहे हैं उस कंपनी में जीएमपी एज वेल एज डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफिकेशन होने चाहिए। राइट Hello. सर गुड इवनिंग Good सर evening, last sir. question. Ma'am, can I speak? Hello. यस प्लीज, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके सर एक्चुअली आपका जो इंडो कोरियन प्रोग्राम है जिसमें आप सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट हर साल, तो उसके क्या क्राइटेरियाज रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सके? उसके उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया दो हैं। एक तो बेसिक रिसर्च बहुत प्रॉपरली आना चाहिए, और एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया जितनी भी कंट्रीज में हम लोग काम करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे साउथ कोरिया हो, इन सभी में जितनी भी पंचकर्मा थेरेपीज हैं उसके एक्सटर्नल वे और उनका रिपोर्टिंग कि उसमें चेंजेस क्या क्या आए पेशेंट में, उसके बारे की थॉट प्रोसेस जरूर क्रिएट होना चाहिए। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अबाउट द रिसर्च as well as the basic knowledge about of research you should have। क्या प्रॉब्लम होता है कि ये नहीं होने की वजह से जब वो डॉक्टर्स कई बार यहाँ से बोलकर चले जाते हैं कि हमें बेसिक रिसर्च का नॉलेज है, कई बार कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो करते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं और रिसर्च प्रॉपर नहीं होती तो वहां से जो रिसर्चर होते हैं, जो मॉडर्न इंडस्ट्री के होते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम वो क्रिएट होने लगता है। सो फॉर दैट यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट द रिसर्च। अगर आपने रिसर्च नहीं पढ़ी है तो उसको और ब्रशअप करें। लास्ट 2 बैचेस जो हमारे गए हैं बहुत प्रॉपरली वो ब्रशअप होके गए। डॉक्टर किंजल माली, डॉक्टर वर्षा फ्रॉम दिल्ली, डॉक्टर कृतिका फ्रॉम नागपुर, डॉक्टर हिमांशी, डॉक्टर हिमानी फ्रॉम दिस गुजरात, ये सभी लोगों ने बहुत प्रॉपर रिसर्च करी और अच्छे से काम शुरू किया। जब चैलेंजिंग जोन था तो वैद्य आस्था जैन, वैद्य सृष्टि, इन लोगों ने एक चैलेंज को लिया, कैसे पेशेंट को काम करना शुरू करना है, क्योंकि चैलेंजिंग होता है एक नॉलेज ऑफ रिसर्च को वहां इनकॉर्पोरेट करना। तो ये जरूर आपको समझना है कि चैलेंजिंग सिचुएशंस को बेयर करने में आपको स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको रिसर्च का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये 2 मेन क्राइटेरिया हम लोग रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। Sir, एक क्वेश्चन it is allowed, Bhakti Chikitsa is allowed in South Korea. Astapan and Anuvasan Vasti internally. Ma'am, Basti is allowed by the consent of anorectal surgeon. We are giving Basti by the consent of anorectal surgeon, and Basti incorporation जो Basti देते हैं, Basti दान जो है वो anorectal surgeon वहां हमारे साथ करते हैं। वहां हमारे डॉक्टर्स कुछ टच नहीं करते हैं, उनको अलाउड है। वो हम उस फॉर्मुलेशन को लेते हैं, पेशेंट से कंसेंट लेते हैं और फिर दे पाते हैं। Oh, गुड इवनिंग okay, sir. गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग जी, लास्ट क्वेश्चन है जी। जी सर, मैंने पूछना था कि जैसे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जैसे अपना कोई सेटअप और अपना सेटअप हो और बाहर हमने कनेक्ट करना हो किसी के साथ।
मैंने जो ज्यादातर देखा है, जैसे हमारा भी काम शुरू हुआ, आयुषा करके जो हमारी कंपनी है, मेरी एक कंपनी साउथ कोरिया में भी है जिसमें मैं पार्टनर हूँ। वहां पर लोकल पार्टनर्स का होना बहुत जरूरी है। वहां पर हमारे मिस्टर किम एंड मिस किम जो दोनों पार्टनर हैं, वो वहां यहाँ पर पहले इंडिया में उनका काम था, फिर उसके बाद उन्होंने वहां काम शुरू किया। ऐसे ही जो हमने दुबई में कनेक्ट किया, तो दुबई में जो वहां के लोकल्स थे, उनका ऑलरेडी आयुर्वेदा बिजनेस था, फिर हमने उन्हें कनेक्ट किया। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही हुआ, जर्मनी में भी ऐसे ही हुआ। कनेक्टिविटी विद द लोकल्स इज वेरी मैंडेटरी देयर। अगर वो नहीं है तो आयुर्वेदा इंडस्ट्री ग्रो करना अब्रॉड में बहुत मुश्किल होगा। ठीक दूसरा, है। अगर आप जी सिर्फ फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनीज हैं जो आपको ऑनलाइन बेसिस पे कुछ सर्टिफिकेट के बेसिस पे एंटर कर सकती हैं, जैसे कुपांग है, अलीबाबा है। ये सब चीजें वहां पर बाहर की इंडस्ट्रीज में करती हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आपको कनेक्ट करती हैं। ओके सर, Thank you, थैंक यू sir. सो मच सर। थैंक यू। So, so there's one BMS student. He's the first year student, and he's asking for a. Please give one message for first year students. So this is the last question because he has multiple times asked. Please give one message for first year students. First year student, I must say, when you enter in Ayurveda, live like Ayurveda physician. Ayurveda वैद्य की तरह जीना शुरू करिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय पढ़ते हैं, उसको हर जगह, हर कंडीशंस में, जहां जहां भी आप जाते हैं, उसका उसी की थॉट प्रोसेस को सब जगह टच करने की कोशिश करें। दूसरा, आयुर्वेद शास्त्र पे बहुत ज्यादा बिलीव करें। मैं एमबीबीएस सिलेक्ट होने के बाद आयुर्वेद में जब पहुंचा, तो मैं बड़ा हॉन्ट था कि किस तरीके से ये एंट्री होगी, लेकिन जब मैंने उस शास्त्र पे बिलीव करना चालू किया, बिलीव ऑफ द शास्त्र एंड संहिता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमें कहीं किसी भी लेवल की ग्रोथ कराने के लिए। जब आप उसको इस तरीके से स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हो, साइकोलॉजिकली कनेक्ट करते हो, तो आप उस शास्त्र को जीने लगते हो, और वही आपके लिए पूरी लाइफ बनता है। सो दिस इज माई मैसेज टू ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कि आप इस तरीके से शुरू करें। जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, वैद्य विलास नंदल जी ने, वो ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, वैसे ही हम शुरू करें। शब्दता, शब्दार्थता, वाक्यता, वाक्यर्थता, इस तरीके से शास्त्र को पढ़ना शुरू करें। जो उनका मैसेज था, जो मैं सिर्फ कन्वे कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। Sir, on behalf of Team Margaret and all the participants, I would like to thank you, sir, for your valuable time and support and for answering all the queries. I also like to thank all the delegates. Your participation made this webinar a successful one. Thanks a lot. Keep the app installed so you don't miss out all the updates. We'll be having regular webinars on this our application. Thank you all. Shubh Ratri. Jai Vidya. ma'am. Jai Jai. Thank you, sir. Yes, ma'am, you are having some question?